Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntasir. Today we are going to start the Hershey and Chase experiment. आप ये जानते होंगे कि हम अभी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल. डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. पहली एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफिथ की थी, दैट वाज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. उसके बाद हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट आ जाती है, नॉट हर्शे चेज. उसके बाद आ जाती है एवरी मैकलियोड एंड मैकार्टी साहब की एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने पढ़ा है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. आई होप कि आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे. हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट इज द वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द एनटीए. इससे हर साल क्वेश्चन बनता है. आपको एक आसान तरीके से मैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा एंड आई होप यू विल मेक द नोट्स. ठीक है बेटा, तो चलिए अगर हम बात करेंगे एवरी मैकलियोड एंड मैकार्टी, उन्होंने बोला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल ही. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. बट अगर हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी की, यूर एनसीईआरटी इज मेंशनिंग दैट कि असल में अगर हम असली एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें कोई शक नहीं है कि जिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने ये जाना कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, एंड द एक्सपेरिमेंट इज हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. ठीक है बेटा, एंड द एक्सपेरिमेंट इज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. एंड यूर एनसीईआरटी जो है ये लिखती है अनइक्विवोकल प्रूफ. द अनइक्विवोकल प्रूफ की अगर हम बात करेंगे यानी बराबर अनइक्विवोकल प्रूफ, यानी सही प्रूफ अगर हम देखेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है. तो हम स्टार्ट करते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट को. ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल. इट वाज प्रूवन बाय हर्शी एंड चेज इन 1952. 1952 में हर्शी एंड चेज आता है ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल. ठीक है बेटा, तो यहां पे अगर हम देखेंगे ये हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है. आज भी अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं ना तो रोंगटे खड़ा हो जाती है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल एंड वन ऑफ द बेस्ट वर्क अगर हम देखेंगे ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, वो यही हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है. वन ऑफ द बेस्ट एंड जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, सो दैट कि इन्होंने ये प्रूव करके दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. तो यहां पे अगर हम बात करेंगे इस हर्शे एंड चेज साहब की, हर्शे एंड चेज साहब 1952 में अपने एक्सपेरिमेंट देते हैं. इन्होंने दे यूज ई कोलाई एंड T2 बैक्टीरियोफेज. इन्होंने बेटा ई कोलाई लिया और T2 बैक्टीरियोफेज लिया. बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को हमला करता है. बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है. तो इन्होंने क्या किया, एक तो ई कोलाई बैक्टीरिया इन्होंने लिया और T2 बैक्टीरियोफेज वो वायरस जो अटैक बैक्टीरिया को करेगा. ठीक है बेटा, उसके बाद यहां पे अगर हम देखेंगे T2 बैक्टीरियोफेज. T2 बैक्टीरियोफेज वो बैक्टीरियोफेज है, ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है. इस T2 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो बाहर प्रोटीन कोट होता है, बाहर प्रोटीन कोट होता है और अंदर डीएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल. ठीक है बेटा, T2 बैक्टीरियोफेज का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बाहर से प्रोटीन कोट होता है और अंदर से डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है. तो यहां पे अगर हम बात करेंगे इस वाले डीएनए की, ठीक है बेटा, जो इस बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है. सो अगर हम जनरली देखेंगे डीएनए हैज फास्फोरस. डीएनए जो है डीएनए को फास्फोरस है. ठीक है बेटा, डीएनए कॉन्स्टिट्यूट द फास्फोरस. एज यू नो डीएनए बना होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का. ठीक है बेटा, डीएनए जो है डीएनए बना होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का. ठीक है, इसमें आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेगी, इसमें आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगा, डीऑक्सीराइबोज मिलेगा और इसमें PO4 यानी फॉस्फेट ग्रुप होता है. और यही इसी फॉस्फेट की मैं बात कर रहा हूं कि डीएनए हैज फास्फोरस. डीएनए जो है इसको फास्फोरस होता है. ठीक है, डीएनए हैज फास्फोरस. तो यहां पे उन्होंने केस 1 में क्या किया, दे क्रिएटेड T2 बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियो लेबलर डीएनए एज दे यूज्ड P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस. इन्होंने क्या किया, इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज को
क्रिएट करके यहाँ पे हैविंग रेडियो लेबलर डीएनए एज दे यूज्ड P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस को यूज करके इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज बनाए जिसका डीएनए जो है ये रेडियो लेबलर था, ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने प्रोटीन जो है, अगर हम प्रोटीन कोड की बात करेंगे, सो प्रोटीन जो है, प्रोटीन है सल्फर, प्रोटीन में सल्फर होता है क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड्स का बना होता है और कुछ अमीनो एसिड्स सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइक द सिस्टीन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मिथियोनिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो यहाँ पे अगर हम इनकी बात करते हैं तो प्रोटीन्स में सल्फर होता है। तो केस 2 में इन्होंने क्या किया, दे क्रिएटेड T2 बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियो लेबल्ड प्रोटीन, उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज क्रिएट किया हैविंग रेडियो लेबल्ड प्रोटीन कोट एज दे यूज्ड सल्फर रेडियो एक्टिव, यानी रेडियो एक्टिव सल्फर S35 को यूज करके, रेडियो एक्टिव सल्फर यूज करके T2 बैक्टीरियोफेज क्रिएट किया हैविंग रेडियो लेबल्ड प्रोटीन कोट। अभी तक पहले रिपीट करते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने इकोलाई और T2 बैक्टीरियोफेज को यूज किया। ये जो T2 बैक्टीरियोफेज है ये वो वायरस है जो अटैक करता है बैक्टीरिया को, ठीक है बेटा। अगर हम T2 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर यहाँ पे जानेंगे, बाहर से प्रोटीन कोट होता है जो बेटा जहां पे मैंने ये ब्लैक से यहाँ पे डिनोट किया, और अंदर जो रेड से डीएनए है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियोफेज। अगर हम बात करेंगे इसके डीएनए की, डीएनए हैज फास्फोरस, डीएनए में फास्फोरस होता है। तो केस 1 में क्या किया, इन्होंने P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस को यूज करके इन्होंने क्रिएट किया T2 बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियो लेबल्ड डीएनए, जिसका रेडियो लेबल्ड डीएनए था। और उसके बाद एज यू नो जो ये प्रोटीन कोड है, प्रोटीन है सल्फर, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे। सो केस 2 में अगर हम देखेंगे, दे क्रिएटेड T2 बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियो लेबल्ड प्रोटीन कोड एज दे यूज्ड S35 ने रेडियो एक्टिव सल्फर, इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर यूज करके यहां पे क्रिएट किया T2 बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियो लेबल्ड प्रोटीन कोड। तो यहां तक हमने यहां पे इसको कंक्लूड किया। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, अब आपके सामने क्या क्या है, एक T2 बैक्टीरियोफेज है जिसका रेडियो लेबल्ड डीएनए है, और दूसरा T2 बैक्टीरियोफेज है जिसका रेडियो लेबल्ड प्रोटीन कोट है, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे, इन्होंने अब केस 1 यहां पे आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है बेटा। दिस इज केस 1, ऐसे ही आपको भी लिखना है। केस 1 में इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने एक फ्लास्क लाई यहाँ पे, और इस फ्लास्क को फिल किया T2 बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट। इस फ्लास्क में T2 बैक्टीरियोफेज भर दिया जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट था, जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट, वो T2 बैक्टीरियोफेज जिसका रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट था, यानी S35 था, ठीक है बेटा। उसके बाद इन्होंने स्टेप 1 क्या किया, इन्होंने इन्फेक्शन कराया। किसका इन्फेक्शन कराया बेटा, यहां पे इन्होंने इकोलाई, जो इकोलाई पहले इन्होंने लिया था, इकोलाई यूज करके उसको इसी T2 बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया। एज दिस T2 बैक्टीरियोफेज इज विद द रेडियो एक्टिविटी इन द प्रोटीन कोट। ये जो T2 बैक्टीरियोफेज जो है ना, इसको रेडियो एक्टिविटी है इसके प्रोटीन कोट में, तो इन्फेक्ट कराए इकोलाई में। तो यहां पे पहले स्टेप में इन्फेक्शन करते हैं इकोलाई को, यानी बैक्टीरिया को लेके इसी T2 बैक्टीरियोफेज से हैविंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट, इसे क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अंदर इस T2 बैक्टीरियोफेज जिसमें रेडियो एक्टिविटी है प्रोटीन कोट में, ये इसका डीएनए अंदर आ जाएगा। तो यहां पे इन्फेक्शन हो गया इकोलाई को बाय द T2 बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिविटी इन द प्रोटीन कोट, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप 2 क्या करते हैं, ये ब्लेंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, ब्लेंडिंग। ये ब्लेंडर लेते हैं, लाइक घर में जो ब्लेंडर होता है, मिक्सी होता है, वैसे एक ब्लेंडर लेते हैं, ठीक है। उस ब्लेंडर में जो है उसको ऑन करके यहाँ पे क्या करते हैं, इकोलाई और एगिटेटेड ब्लेंडर को यूजिंग ब्लेंडर इकोलाई एगिटेट हो जाता है, सो दैट radioactive virus get removed from the E. coli. Radioactive virus it get removed from the E. coli. जो radioactive virus है it get removed from the E. coli. ये remove हो जाए E. coli से, यानी ब्लेंडर को यूज करके इसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं। ये जो सेटअप मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये हवा में नहीं हो रही है, टेस्ट ट्यूब में हम करते हैं। तो सेकंड स्टेप था इनका ब्लेंडिंग। ये ब्लेंडर यूज करके E. coli और एगिटेटेड, E. coli एगिटेट हो गया, सो दैट कि
जो रेडियो एक्टिव वायरस है जो इस इकोलाई में है ये रिमूव हो जाए इससे, यानी रेडियो एक्टिव वायरस और इकोलाई जो है ये अलग अलग हो जाए। इकोलाई से बैक्टीरिया और रेडियो एक्टिव वायरस। अब हो गई ब्लेंडिंग भी। उसके बाद ये थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या करते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। एक टेस्ट में क्या लेते हैं, एक ही वायरस लेते हैं और बैक्टीरिया, ये वायरस और बैक्टीरिया, ये वायरस और बैक्टीरिया लेके यहाँ पे इसको सेंट्रीफ्यूग कराते हैं। जब ये सेंट्रीफ्यूग इसको करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आता है। जो वायरस पार्टिकल्स है ना बेटा, जो ये वायरस पार्टिकल्स है ना, ये ऊपर आते हैं। वायरस पार्टिकल इस सॉल्यूशन, ऊपर वाले सॉल्यूशन में आ जाते हैं क्योंकि ये लाइट वेट के होते हैं। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नीचे पैलेट के फॉर्म में आ जाते हैं। ये जो नीचे पैलेट जमा हो गए इसमें बैक्टीरियल सेल है, बिकॉज बैक्टीरियल सेल हेवी होते हैं वेट में। तो वायरस पार्टिकल जो सॉल्यूशन में आए ये लाइट वेट के होते हैं, और जो पैलेट है ना, पैलेट यानी बैक्टीरियल सेल है, ये नीचे इसलिए आए क्योंकि ये हेवी होते हैं वेट में। ठीक है बेटा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद यहाँ पे ये एनालिसिस करते हैं स्टेप 4 में। ठीक है बेटा, ये एनालिसिस करते हैं स्टेप 4 में। किसका, एक तो पैलेट का एनालिसिस करते हैं और सॉल्यूशन जो ऊपर सॉल्यूशन है जिसमें वायरल पार्टिकल्स, जिसमें वायरस पार्टिकल्स है, इनको एनालाइज करते हैं, इनकी रेडियो एक्टिविटी चेक करते हैं। टू चेक द रेडियो एक्टिविटी, फोर्थ स्टेप में ये एनालिसिस करते हैं पैलेट एंड सॉल्यूशन का, और टू चेक द रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद जब ये एनालाइज करते हैं, ये जो पैलेट ऑफ बैक्टीरिया है, ये जो पैलेट ऑफ बैक्टीरिया है, ये नॉन रेडियो एक्टिव था, ये नॉन रेडियो एक्टिव था। और जो सॉल्यूशन कंटेनिंग वायरस, जो ऊपर सॉल्यूशन है जिसमें वायरस है, ये रेडियो एक्टिव था। ठीक है बेटा। तो ये पैलेट जो है, पैलेट इज नॉन रेडियो एक्टिव, एंड ये जो ऊपर सॉल्यूशन जिसमें वायरस है ये रेडियो एक्टिव था। तो यहां पे कंक्लूजन ये निकलता है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन डोंट एंटर इन बैक्टीरिया। ये जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन है ये बैक्टीरिया में एंटर नहीं हो रहा है। तो यहां पे ये हमें पता चलता है कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये अंदर बैक्टीरिया में नहीं गया। ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा इसको 1 मिनट में हम पहले रिपीट कर दें, उसके बाद हम आगे जाएंगे। दो साइंटिस्ट्स हर्शे चेज 1952 में ये प्रूव करने आए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने इकोलाई और T2 बैक्टीरियोफेज को यूज किया। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो अटैक करता है बैक्टीरिया को। अगर हम T2 बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे, यहां पे आपको इसका प्रोटीन कोड बाहर से मिलेगा, यानी इसके स्ट्रक्चर में बाहर से प्रोटीन कोड होता है, और डीएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। और ये डीएनए, ये जो ये डीएनए है, दिस डीएनए हैज फास्फोरस, क्योंकि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, उसमें आपको फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, इसीलिए डीएनए हैज फास्फोरस। तो केस 1 ने क्या किया, इन्होंने P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस को यूज करके, P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस को यूज करके इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज को क्रिएट किया, हैविंग रेडियो लेबल डीएनए, हैविंग रेडियो लेबल डीएनए। उसके बाद अब आपके पास है क्या, आपके पास है T2 बैक्टीरियोफेज में रेडियो लेबल डीएनए है। ठीक है। उसके बाद प्रोटीन है सल्फर, जो प्रोटीन कोड है इट है सल्फर, बिकॉज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी होते हैं। ठीक है बेटा। तो केस 2 में किया, इन्होंने S35 रेडियो एक्टिव सल्फर को यूज करके यहां पे T2 बैक्टीरियोफेज को क्रिएट कर दिया, हैविंग रेडियो लेबल्ड प्रोटीन, इसमें रेडियो लेबल्ड प्रोटीन कोड था। ठीक है। उसके बाद ये जो ये बैक्टीरियोफेज जिसमें रेडियो लेबल्ड प्रोटीन कोड था, यहां पे एक फ्लास्क ले ली और उसी फ्लास्क में भर दिया T2 बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड S35, इसमें रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन कोड था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड था इस T2 बैक्टीरियोफेज में। उसके बाद स्टेप 1 इन्फेक्शन कराया। स्टेप 1 इज इन्फेक्शन। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, ये इकोलाई ले आते हैं, उसको T2 बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करते हैं। किस T2 बैक्टीरियोफेज से, T2 बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिविटी इन प्रोटीन कोड, विद रेडियो एक्टिविटी इन प्रोटीन कोड। उसके बाद जब इन्फेक्शन हो जाता है, इट मींस दैट ये जो T2 बैक्टीरियोफेज जिसके प्रोटीन कोड में रेडियो एक्टिविटी है, इसका डीएनए इकोलाई के अंदर आ जाता है, तो इन्फेक्शन हो गया स्टेप 1। तो स्टेप 1 2 क्या करती है, ये स्टेप 2 में ये ब्लेंडिंग करते हैं, ब्लेंडर को ले आते हैं। उसके बाद इकोलाई जब ब्लेंडर को ये इनको जब ये ब्लेंडर में रखता है तो ब्लेंडर अपना ब्लेंड करेगा, ठीक है, वो ग्राइंड करेगा। उसके बाद इकोलाई
एगिटेट हो जाता है, सो दैट कि रेडियो एक्टिव वायरस गेट रिमूव्ड फ्रॉम E. coli, सो दैट कि रेडियो एक्टिव वायरस जो है इट गेट रिमूव्ड फ्रॉम E. coli, ये E. coli से रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे रेडियो एक्टिव वायरस जो है, रेडियो एक्टिव वायरस अलग से हो गया और यहाँ पे ये जो E. coli ये अलग हो गया। उसके बाद ब्लेंडिंग के बाद ये क्या करते हैं, स्टेप 3 में ये सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। टेस्ट ट्यूब ले आते हैं, उसमें वायरस और बैक्टीरिया भरते हैं और यहाँ पे वो चीज जिस चीज पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ठीक है, कल्चर मीडियम। उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं। जब ये सेंट्रीफ्यूग करते हैं इसको, तो ये यहाँ पे एनालाइज करते हैं जो वायरस पार्टिकल है, वायरस पार्टिकल सोल्यूशन में ऊपर मिल रहे हैं क्योंकि ये लाइट वेट के हैं, और जो नीचे पैलेट आया, और जो नीचे पैलेट है इसमें बैक्टीरियल सेल थी। अब बैक्टीरियल सेल नीचे पैलेट में क्यों आई, क्योंकि ये इनका वेट हेवी होता है एज कंपेयर टू वायरस पार्टिकल्स इसीलिए ऊपर वाले सोल्यूशन में है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 4 में ये एनालिसिस करते हैं इस वाले पैलेट का और सोल्यूशन अब जो ऊपर वाला सोल्यूशन है। तो यहाँ पे टू चेक द रेडियो एक्टिविटी को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे जब ये एनालाइज करते हैं रेडियो एक्टिविटी को, तो जो पैलेट ऑफ बैक्टीरिया, जो नीचे पैलेट ऑफ बैक्टीरिया है, ये नॉन रेडियो एक्टिव था। ये नॉन रेडियो एक्टिव था। जो पैलेट ऑफ द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल सेल थी, ये नॉन रेडियो एक्टिव थी। और सोल्यूशन कंटेनिंग वायरस, जो ऊपर जो सोल्यूशन है जिसमें वायरस था, ये रेडियो एक्टिव था, ये रेडियो एक्टिव था। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन डू नॉट एंटर इन बैक्टीरिया। जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन है ये बैक्टीरिया में एंटर नहीं करता है। सो इट मींस दैट कि प्रोटीन जो है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन जो है या प्रोटीन जो है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करेंगे, हम अब आगे जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा केस यहां पे क्या है, दूसरा केस हम इसी में देखेंगे। ठीक है, दूसरा केस इससे भी आसान है। दूसरे केस में इन्होंने क्या किया, यहां पे आप अब दूसरा केस लिखोगे, केस 2। ठीक है, केस 2 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फ्लास्क ले ली और इस वाले फ्लास्क में क्या डाला, रेडियो एक्टिव T2 बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियो लेबल डीएनए। T2 बैक्टीरियोफेज having radioactive DNA, radioactive या रेडियो लेबल डीएनए। अब केस 2 में क्या कर रहे हैं, इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज जो क्रिएट किया था पहले ही, जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, रेडियो लेबल डीएनए था, यानी P32 था। ठीक है, P32 था। उसके बाद स्टेप 1 में क्या करते हैं, T2 बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियो एक्टिविटी इन द डीएनए। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी इन डीएनए। उसके बाद ये जो T2 बैक्टीरियोफेज है जिसमें रेडियो लेबल डीएनए है, इसको इन्फेक्ट करते हैं, इसको इन्फेक्ट कराते हैं किसमें, E. coli में, यानी इन्फेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जब E. coli में इन्फेक्शन किया, उसके बाद ये क्या हो गया, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, यानी ये जो फेज का डीएनए, ये जो यहाँ पे फेज का डीएनए है, ये अंदर आ गया। ठीक है बेटा, फेज का डीएनए अंदर आ गया, इस बैक्टीरियोफेज जिसमें रेडियो एक्टिविटी इसके डीएनए में, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये अंदर आ गया। ठीक है, जब ये अंदर आ जाता है तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 में ये ब्लेंडिंग करते हैं। जब ब्लेंडिंग किया तो ब्लेंडिंग के में यहाँ पे क्या हो गया, जब इन्होंने ब्लेंडिंग की तो यहाँ पे यूजिंग ब्लेंडर E. coli इज एगिटेटेड सो दैट रेडियो एक्टिव, यहाँ पे वायरस को काट के रेडियो एक्टिव DNA get removed from E. coli. Radioactive DNA get removed from E. coli. Number 2 इन्होंने ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग में क्या हो गया, यूजिंग ब्लेंडर E. coli इन्होंने E. coli को एगिटेट किया सो दैट कि रेडियोएक्टिव DNA get removed from E. coli. रेडियोएक्टिव DNA जो इट गेट रिमूव्ड फ्रॉम द E. coli। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेप, ये भी टेस्ट ट्यूब में इन्होंने किया। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, ये सेंट्रीफ्यूग करते हैं। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। जब ये सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान यहाँ पे E. coli, यहाँ पे क्या सेंट्रीफ्यूगेशन वायरस और बैक्टीरिया को एक
टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जब ये सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे जो वायरस और बैक्टीरिया, ठीक है बेटा, जो वायरस और बैक्टीरिया, जो वायरस और यानी वायरल डीएनए और बैक्टीरिया जो है, ये यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज के बाद जो वायरस पार्टिकल जो सॉल्यूशन में है, ये ऊपर आ जाते हैं और पैलेट में बैक्टीरियल सेल आ जाती है, और पैलेट में बैक्टीरियल सेल आ जाती है। तो यहाँ पे वायरल पार्टिकल जो है, वायरल पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं और बैक्टीरिया नीचे पैलेट के फॉर्म में आ जाते हैं। वायरल पार्टिकल्स या वायरस ऊपर सॉल्यूशन में आ जाता है, ये लाइट वेट का होता है, और पैलेट जो है बैक्टीरियल सेल जो है ये पैलेट में आ जाती है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद यहाँ पे स्टेप 4 में ये एनालाइज करते हैं पैलेट और सॉल्यूशन एबो को टू चेक द रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पे जब ये रेडियो एक्टिविटी चेक करते हैं, जो पैलेट है ना, पैलेट जिसमें बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मिली, यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन नॉन रेडियो एक्टिव था। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन आता है कि बैक्टीरियल पैलेट और वाज रेडियो एक्टिव। कंक्लूजन यह आता है वायरस डीएनए gets inside bacteria, not protein। यहाँ पे कंक्लूजन ये आता है वायरल डीएनए gets inside bacteria, not protein। inside bacteria, not protein। यहाँ पे ये कंक्लूजन आता है कि वायरल डीएनए इनसाइड द बैक्टीरिया के अंदर वायरल डीएनए आ गया, रेडियो एक्टिव डीएनए आ गया, मगर प्रोटीन नहीं आया। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि वायरल डीएनए जो है, इट हैज द एबिलिटी टू insert in the, I can say to get inside in the bacteria, not the protein। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि DNA is a genetic material but प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। और एक बार यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, दूसरे केस में क्या कि एक फ्लास्कली, और इसमें T2 बैक्टीरियोफेज हैविंग अ रेडियो लेबल डीएनए। उसके बाद नंबर 1 यहाँ पे इन्फेक्शन कराया। जब इन्होंने इन्फेक्शन कराया इकोलाई के साथ, यहाँ पे इस बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिविटी इसके डीएनए में ये इनसाइड द इकोलाई आ गया। उसके बाद इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग करा यूजिंग ब्लेंडर इकोलाई और एगिटेट, ब्लेंडर को यूज करी इकोलाई एगिटेट करके, यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए रिमूव हो गया फ्रॉम द इकोलाई। उसके बाद जो रेडियो एक्टिव डीएनए है और बैक्टीरिया, इनको सेंट्रीफ्यूज करके यहाँ पे देखा, जब एनालाइज किया तो ऊपर वायरस पार्टिकल्स थे सॉल्यूशन में जो लाइट वेट के थे, नीचे पैलेट में बैक्टीरिया था। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 4 में एनालिसिस की इस पैलेट की और सॉल्यूशन अबो, तो टू चेक द रेडियो एक्टिविटी। पैलेट को जब देखा, यानी बैक्टीरियल सेल को जब देखा, ये रेडियो एक्टिव, इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, और जब सॉल्यूशन देखा इसमें ये नॉन रेडियो एक्टिव था। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि वायरल डीएनए कैन इंसर्ट इनटू द पैलेट, इंसर्ट इनटू द बैक्टीरियल सेल, नॉट द प्रोटीन। सो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि DNA is a genetic material, protein is not the genetic material। It was the best experiment done by Hershey and Chase in 1952। ये याद रखना, इससे हर साल क्वेश्चन बनता है, ठीक है बेटा, इससे हर साल क्वेश्चन बनता है। अब बोले यहाँ तक अगर कोई यहाँ पे कोई खामी रह गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। अब 1-2 पॉइंट्स और लिखेंगे और उसी के साथ यहाँ पे हमने हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट कंप्लीट की है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम केस नंबर 2
केस नंबर 2 की बात करेंगे। केस नंबर 2 में अगर हम इकोलाई को लेंगे, दिस इज इकोलाई। इकोलाई के अंदर वायरल डीएनए था, वायरल डीएनए था इकोलाई के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया में वायरल डीएनए था। यही केस नंबर 2 का कंक्लूजन था कि वायरल डीएनए जो है ये इंसर्ट हो जाता है बैक्टीरिया में, नॉट द प्रोटीन, ठीक है। अब ये वायरल डीएनए इकोलाई में आ गया, ठीक है। इकोलाई में वायरल डीएनए आ गया, इकोलाई में वायरल डीएनए आ गया, यानी वायरल डीएनए यानी T2 बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज का वायरल डीएनए, ठीक है। T2 बैक्टीरियोफेज का वायरल डीएनए इकोलाई में आ जाता है, और ये क्या करता है, ये हाईजैक करता है मशीनरी, हाईजैक द मशीनरी ऑफ इकोलाई, हाईजैक द मशीनरी ऑफ इकोलाई। इकोलाई की मशीनरी को हाईजैक करके यहाँ पे क्या करता है, देखिए अगर हम इकोलाई की बात करें, जैसे इकोलाई इसमें वायरल डीएनए है, ठीक है बेटा, इसमें वायरल डीएनए है, इसमें वायरल डीएनए है, इसमें वायरल डीएनए है। जब इकोलाई में ये वायरल डीएनए आते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, इकोलाई की मशीनरी को ये वायरल डीएनए हाईजैक करके यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो इसमें यहाँ पे वायरल डीएनए है, यहाँ पे वायरल डीएनए है, यहाँ पे वायरल डीएनए है। उसके बाद मशीनरी हाईजैक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे नए वायरल डीएनए, ठीक है बेटा, नए यहाँ पे आपको वायरस मिलेंगे, यहाँ पे नए वायरस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हर्शी एंड चेज न्यू वायरस प्रोजेनी हैज रेडियो एक्टिव डीएनए, और जो न्यू वायरस प्रोजेनी यहाँ पे बनी, इट दे हैव आल्सो द रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक है। न्यू वायरस progeny, new virus progeny has radioactive DNA, has radioactive DNA। जो न्यू वायरस प्रोजेनी यहाँ पे बनेगी, इनमें नई रेडियो एक्टिव डीएनए था, इनमें भी रेडियो एक्टिव डीएनए था। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ इकोलाई की, इट वाज यहाँ पे इन्फेक्टेड बाय द वायरल डीएनए, वायरल डीएनए इसके अंदर आ गया। T2 बैक्टीरियोफेज का वायरल डीएनए ये हाईजैक करता है मशीनरी ऑफ द इकोलाई को। उसके बाद यहाँ पे जो वायरल डीएनए है इस इकोलाई के अंदर, ये इसकी मशीनरी को हाईजैक करके यहाँ पे न्यू वायरल प्रोजेनी बनाते हैं, यहाँ पे न्यू वायरल प्रोजेनी बनाते हैं। न्यू वायरल प्रोजेनी हैज रेडियोएक्टिव डीएनए, और न्यू वायरल प्रोजेनी इनमें भी रेडियोएक्टिव डीएनए था। तो यहाँ पे हर्शी एंड चेज, यहाँ पे हर्शी एंड चेज क्या करते हैं, ये कंक्लूड करते हैं, हर्शी एंड चेज concluded that DNA injected by the phage, DNA injected by the phage must be the molecule carrying genetic information, that makes bacterial cell, produce new viral DNA, produce new viral DNA and proteins forming new viruses, forming new viruses। तो यहाँ पे हर्शी एंड चेज सब कंक्लूड ये करते हैं, जो डीएनए इंजेक्ट हो गया बाय द फेज, जो फेज से डीएनए इंजेक्ट हो गया, इट मस्ट बी द मॉलिक्यूल कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट मेक्स बैक्टीरियल सेल टू प्रोड्यूस न्यू वायरल डीएनए, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल जो है ये न्यू वायरल डीएनए प्रोड्यूस करता है और प्रोटीन करता है, फॉर्मिंग न्यू वायरसेस, और न्यू वायरस फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये हर्शी एंड चेज साहब यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं, जो डीएनए इंजेक्ट हो गया फेस से इनटू द इकोलाई, ये इकोलाई की मशीनरी को हाईजैक करके वहां पे नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाता है, नया वायरल डीएनए बनाता है जिनमें रेडियो एक्टिविटी है। सो इट
इट मस्ट बी द जेनेटिक मटेरियल, और इससे हमें ये पता चलता है कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे डीएनए वर्सेस आरएनए की हम बात करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे आपको 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाई। नंबर 1 इज द फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1928 एंड दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसके बाद बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डन बाय एवेरी मैक्लोरिन मैकार्टे 1944। उसके बाद 1952 में हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट आती है। ये यहाँ पे बिल्कुल ये प्रूव करके देते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी पहले स्टॉल एंड मेसल्सन एक्सपेरिमेंट से पहले यहाँ पे डीएनए और आरएनए में कुछ डिफरेंसेस बताती है, ये आपको पहले समझनी है, उसके बाद हम आगे जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। आपको मास्टरी होनी चाहिए आपके एनसीईआरटी पे, सो दैट कि हर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर अब लिखेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए। अब आप ऊपर लिखेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए। नंबर 1 पॉइंट, क्राइटेरिया ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगे क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल, criteria of genetic material। ठीक है, a good genetic material should chemically and structurally stable। a good genetic material should chemically and structurally stable। अगर हम बात करेंगे डीएनए की, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। और हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, बिकॉज अगर हम बात करेंगे डीएनए की, डीएनए हैज राइबोज शुगर। डीएनए जो है, डीएनए हैज राइबोज शुगर, एंड आरएनए की अगर हम बात करेंगे, RNA has deoxyribose sugar। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए की, ठीक है, डीएनए हैज deoxyribose sugar and RNA has राइबोज शुगर, आरएनए हैज राइबोज शुगर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया कि हम किसको स्टेबल जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, हम किस चीज को जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। तो नंबर 1 इज ए गुड जेनेटिक मटेरियल शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। ए गुड जेनेटिक, अच्छा जेनेटिक मटेरियल केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। सो अगर हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए जो इज मोर स्टेबल देन आरएनए बिकॉज डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है जो इसको मोर स्टेबल बनाता है, और आरएनए जो है, आरएनए हैज राइबोज शुगर जिसकी वजह से ये कम स्टेबल है एज कंपेयर टू द डीएनए। इसलिए नंबर 1 क्राइटेरिया फिल करता है डीएनए। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट देंगे, एक क्रेडिट देंगे डीएनए को। डीएनए स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होता है क्योंकि DNA has deoxyribose sugar and RNA has ribose sugar। ठीक है, RNA has ribose sugar। ठीक है, the 2OH in RNA makes it label degradable, so RNA is unstable molecule। अगर हम RNA की बात करेंगे, RNA का अगर हम राइबोज शुगर देखेंगे, RNA का अगर हम
राइबोज शुगर देखेंगे, आरएनए का राइबोज शुगर अगर हम देखेंगे, आरएनए का राइबोज शुगर हम देखेंगे, 2 प्राइम OH जो है 2 प्राइम पे OH होता है, 2 प्राइम पे OH होता है, जिसकी वजह से इसको अल्कली जो है इजीली हाइड्रोलाइज कर सकता है, इजीली हाइड्रोलाइज कर सकता है। दैट इज वाई ये जो आरएनए है जिसमें राइबोज शुगर है, जो 2 प्राइम पे OH है, जो 2 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको यहाँ पे अल्कली हाइड्रोलाइज कर सकता है। इसीलिए आरएनए जो है, आरएनए इज अनस्टेबल या लेस स्टेबल देन द डीएनए, ठीक है बेटा। सो आरएनए इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल, आरएनए इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इससे ये पता चलता है कि आरएनए अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। सो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फॉर जेनेटिक मटेरियल? ए गुड जेनेटिक मटेरियल शुड केमिकली एंड structurally stable. DNA is more stable than the RNA because DNA has deoxyribose sugar and RNA has ribose sugar. तो इसकी वजह से DNA जो है ये more stable है as compared to the RNA, क्योंकि RNA का जो राइबोज शुगर है 2 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो ससेप्टेबल है अल्कली का, और उसकी वजह से आरएनए अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। उसके बाद अगर हम नंबर 2 देखेंगे, दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड। एज यू नो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल एंड आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर हम बात करेंगे डीएनए जो है, नंबर 2 क्राइटेरिया, डीएनए जो है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए जो है आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो अगर डीएनए में कोई मिस्टेक हो जाएगी ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे हम डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं, डीएनए को हम रिपेयर करते हैं, क्योंकि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होते हैं बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स। अगर हम आरएनए की बात करेंगे, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, तो आरएनए को हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, आरएनए को रिपेयर नहीं हम कर सकते हैं। तो ये भी है एक क्राइटेरिया के डीएनए और आरएनए में। आरएनए को हम क्यों नहीं जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ये दूसरा क्राइटेरिया है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, जिसकी वजह से हम डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं। और अगर हम आरएनए की बात करेंगे बेटा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। रिसेंटली JKAS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डीएनए की, अगर हम डीएनए की बेसिस की बात करेंगे, डीएनए जो है, डीएनए में आपको ATGC बेस पेयर सबको मिले, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये जो थाइमिन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, थाइमिन से ये मोर स्टेबल रहता है, मोर स्टेबल रहता है। अगर हम बात करेंगे आरएनए की, आरएनए में कौन कौन सी बेस है? AUGC, टी के बदले यू होता है, यानी यूरेसिल की वजह से ये लेस स्टेबल हो जाता है, तो नंबर 3 डीएनए में कौन कौन सी बेस आपको मिलेगी? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। थाइमिन से ये मोर स्टेबल रहता है। अगर हम आरएनए की बात करेंगे, आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन होता है, यानी थाइमिन के बदले यूरेसिल होता है, इसीलिए लेस स्टेबल है। तो दैट इज व्हाई हम डीएनए को यहाँ पे और एक क्रेडिट देते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। नंबर 4, इट शुड फॉर्म रेप्लिका, यानी ये रेप्लिकेशन करना चाहिए, ठीक है बेटा। इट शुड फॉर्म रेप्लिकेशन, इट इज ए क्राइटेरिया ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, स्टेबिलिटी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और नंबर 6 अगर हम बात करेंगे, गुड जेनेटिक मटेरियल वो होता है जिसमें म्यूटेशंस हो जाएंगे, एंड म्यूटेशंस लीड टू द एवोल्यूशन। अगर आप देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में, उसमें म्यूटेशंस हो जाते हैं, वो म्यूटेशंस आपको पढ़ने हैं।
एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल वो होता है जिसमें म्यूटेशन हो जाए और म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन हो जाता है, म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन हो जाता है। सो डीएनए में म्यूटेशंस हो जाती है एंड इसको हम स्टेबल या हम कह सकते हैं इसको हम जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करेंगे, ए गुड जेनेटिक मटेरियल मस्ट शो मेंडेलियन कैरेक्टर्स, गुड जेनेटिक मटेरियल मस्ट शो, गुड जेनेटिक मटेरियल must show a good genetic material must show Mendelian characters, जो आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ना है। तो यहाँ पे डीएनए वर्सेस आरएनए की हम बात कर रहे थे। नंबर वन मैंने आपको पढ़ा है यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। एक गुड जेनेटिक मटेरियल हम उसको कहेंगे जो स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल हो, जो स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल हो। अगर हम बात करेंगे डीएनए की, अगर हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए जो है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। ज़ाहिर सो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है। अगर हम डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करेंगे, वहां पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप 2 भी आपको नहीं मिलेगा, तो वो ससेप्टेबल नहीं है अल्कली हाइड्रोलिसिस से। तो यहाँ पे अगर हम राइबोज शुगर यानी आरएनए की बात करेंगे, आरएनए में राइबोज शुगर होता है, 2 पे OH ग्रुप मिलेगा आपको, हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपको मिलेगा, उसकी वजह से अल्कली उसको हाइड्रोलाइज कर सकता है। इसीलिए ये जो आरएनए है, आरएनए इज लेस स्टेबल than the DNA and is a criteria of the genetic material. So DNA को हम यहाँ पे मानते हैं कि ये genetic material है। नंबर 2 मैंने बोला कि DNA जो है, DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी DNA डबल स्ट्रैंड मींस दैट कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। अगर DNA में कोई प्रॉब्लम आ जाए हम रिपेयर कर सकते हैं। वहीं अगर हम RNA की बात करेंगे, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जिसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड यहाँ पे मैंने बोला DNA में कौन कौन सी बेस होती है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। थाइमिन से ये मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द यूरेसिल, क्योंकि आरएनए में थाइमिन के बदले यूरेसिल होता है और उसकी वजह से यहाँ पे ये लेस स्टेबल हो जाता है। इट शुड फॉर्म रेप्लिका, यानी रेप्लिकेशन होनी चाहिए इसमें। और ड्यूरिंग रेप्लिकेशन यहाँ पे गुड जेनेटिक मटेरियल वो होता है जिसमें म्यूटेशंस हो जाए, बिकॉज म्यूटेशंस लीड्स टू द एवोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे डीएनए में म्यूटेशंस हो जाती है, सो ये जेनेटिक मटेरियल हम इसको करार दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने बोला कि गुड जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो फॉलो करे दैट शुड फॉलो मेंडेलियन कैरेक्टर्स। इसी से लाइट भी गई और यहाँ पे हम अपने लेक्चर को कंप्लीट कर देते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगते हैं सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।